होने की शहरी होने की हैसियत से जहाँ हम पर आइन हिंद के उसूल और ज़वाबित नाफिज हैं, तो वहीं हमें मुसलमान होने की हैसियत से अपनी शिनाख्त के साथ, अपनी मजहबी तहजीब और कल्चर के साथ इस मुल्क में एक नमूना पेश करना होगा। मास्टर साहिब ने जब 77 में हम हलीम इंटर कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी हुए, उस वक्त हम 4 लोग थे, जिसमें एक मैं ऑफिस बेरर था, बाकी 3 अलग थे, जिसमें एक शाहिद थे, एक शारिक थे, एक मरहूम मोहम्मद शोएब शिबली थे। 4 एस के नाम से हम लोग इस शहर में जाने जाते थे। और उस वक्त हलीम कॉलेज यूनियन का फंड 98,000 था, 98,000 रुपये 77 में उसका फंड था। हम 4 लोगों ने सर जोड़ कर बैठे और यूनियन एक तरफ थी। हम लोगों ने तय किया कि सारे फंड को स्टूडेंट्स के सामने ओपन कर दिया जाए कि ये तुम्हारी अमानत है। इसको हम लोगों ने एक बजट बनाया कि इतना गरीब बच्चों की फीस में, इतना गरीब बच्चों के लिबास में, इतना गरीब बच्चों की क्या कहते हैं कि प्रोग्रेस के लिए, इतना कॉलेज के अंदर एक मुशायरे के लिए, इतना स्पोर्ट्स के लिए, वो करके कर हम लोगों ने 98,000 रुपये का जो बजट बनाया है, उसमें मास्टर साहिब साहब का बहुत अहम रोल था, जिन्होंने उसको पूरा था करके। उसके बाद उसको उस वक्त 2660 बच्चे हुआ करते थे हलीम कॉलेज में, उनके सामने वो पूरा फंड ला करके उसको पास कराया। और यूनियन के लोग सर पीटते रह गए कि आखिर ये तुमने खोल क्यों दिया, क्योंकि मैं महामंत्री था, तो मैंने सारा फंड खोल करके हम लोगों ने और उसको उसी हिसाब से खर्च किया। उसमें से 1 रुपया भी हम लोगों ने अपने चाय नाश्ते के लिए जो मिलना चाहिए था मीटिंग का, वो भी नहीं रखा, बल्कि हम लोगों ने अपने पास से कॉलेज के अंदर ही हमारा यूनियन ऑफिस में मैट बिछी हुई थी, टेलीफोन लगा हुआ था और पूरी क्रॉकरी थी और बाकायदा दालमोहर बिस्किट के सब जार भर के रखे रहते थे। कोई भी आए तो उसके लिए हमारे यहाँ दिया। कॉलेज के फंड से हम लोगों ने नहीं खाने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये उस वक्त की तरबियत है, उस वक्त की हम लोगों की फ़िक्र और सोच रही। और उसी फ़िक्र और सोच के नतीजे के साथ जब मास्टर साहिब कारपोरेटर बने तो उस वक्त 80 हज़ार रुपये दिए जा रहे थे, कोई 60,000, कोई 80,000 दे रहा था कि मेयर में आप मुझको वोट कर दीजिए। मास्टर साहिब के वालिद साहब मरहूम अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, उनके पास इनके एक अजीज़ 80,000 रुपये लेकर के आते हैं और कहते हैं कि मास्टर साहिब से कहिएगा कि वोट हमको दे दें। तो उन्होंने कहा आप, क्योंकि वो रिश्ते में भी थे, उन्होंने कहा आप खड़े होइए और बड़ा मेहरबानी पैसे लेकर चले जाइए। यानी ये कैरेक्टर जिनकी गोदों में पले और बढ़े हम लोग, वो हमारे गार्जियन का भी ये तरबियत थी कि हराम का लुक़मा अपने जिस्म के अंदर मत दाखिल करना। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी रिज़्क़ हलाल की तरबियत का नतीजा है कि मास्टर साहिब जब उर्दू टीचर की हैसियत से अपॉइंट हुए और उसके बाद उन्होंने दर्स तदरीस के मैदान में कदम रखा, तो कानपुर शहर में कोई ऐसा शख्स नहीं मुझको मिला आज तक के जिसने कहा हो कि मास्टर साहिब ने बीएसए के यहाँ बैठ करके कोई दलाली की हो। जबकि बीएसए हो या जिला इंतजामिया के मौजूदा जिम्मेदारान डीएम साहब रहे हो या कोई, सब बराह रास्त जानते थे। अंटू मिश्रा जो मिनिस्टर रहा हेल्थ का, वो सियासी तौर पर इनको उस्ताद कहता था और उसने अपने ज़माने में चाहा कि ये कुछ हासिल करें। इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैंने तुम्हारी सियासी रहनुमाई इसलिए की है कि तुम बुरों में कम बुरे नज़र आए मुझे। ये इनका फिक्र और ये इनकी सोच मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि हम लोगों ने इस शहर में पैसा नहीं कमाया होगा, लेकिन इस शहर में जो बड़ी बड़ी तंजीमें मिलकर ना कर सकी, वो हम 4 एस करते थे। इंदिरा गांधी को हलीम कॉलेज में बोलने नहीं दिया, तुर्कमान गेट तलाक महल में बना दिया था, इंदिरा गांधी को यहाँ बोलने नहीं दिया था। राजीव गांधी को तलाक महल से गुजर के हलीम कॉलेज आने नहीं दिया। इस शहर का कोई बड़ा मूवमेंट ऐसा नहीं होगा जिससे मिल्लत को अगर किसी ने दलील करने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब हम लोग दिया करते थे और कभी डरते और घबराते नहीं थे। हाँ, लेकिन काम करने का तरीका हम लोग का ये रहा कि हम लोग मशावरत से करते थे, सर जोड़ के बैठते थे, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए,
اور الحمدللہ ماسٹر صاحب نے پھر ایک ایسی خانقاہ کا دامن پکڑا جہاں ان کی تربیت میں اور چار چاند لگے اور یہ برکاتی ہو گئے. اس خانقاہ نے جس نے اعلیٰ حضرت جیسا عظیم المرتبہ رہنما ہم کو عطا کیا، اس نے کانپور کی سرزمین پہ ماسٹر صاحب جیسے اور حنیف برکاتی جیسے لوگوں کو بھی عطا کیا. یہ اس خانقاہ کا ہم کو فیض ہوا. کانپور کے لوگوں کو اس پر فخر ہے کہ ہماری اس عظیم الشان خانقاہ نے ایسے لوگ ہم کو عطا کیے جو مذہب کے میدان میں، سیاست کے میدان میں اپنے کردار کے بنیاد پر قوم کی رہنمائی کرتے ہیں. آج ماسٹر صاحب کے تمام رفقا یہاں موجود ہیں جو درس تدریس کے نظام میں آج بھی لگے ہوئے ہیں. میں ان سے یہی چاہوں گا کہ آپ اپنی دوسری حیثیت کو سمجھتے ہوئے اپنے کام کو انجام دیجئے کہ آپ مسلمان ہیں. آپ کو قرآن میں اللہ نے کہا کیونکہ آپ جس نبی آخر الزماں کی امت ہیں. اب کوئی نبی یا رسول اسلام معاشرہ کے لیے نہیں آئے گا. اللہ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم وہ بہترین جماعت ہو، تم وہ بہترین گروہ، تمہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے برپا کیا گیا کیونکہ تم لوگوں کو برائی سے روکتے، بھلائی کا حکم دیتے اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو. لہذا جب آپ اس جذبے کے ساتھ اپنی آئیڈینٹی کو پیش کریں گے برادران وطن کے سامنے کہ بے غرض و بے لوز ہو کر جس منصب پر ہم بیٹھے ہیں اس کو پوری ذمہ داری سے پورا کرو گے تو یقین جانیے کہ یہی دعوت ہوگی ان برادران وطن کے سامنے جو آپ کا عمل اور کردار ہوگا. بھی میں نے ایک خط لکھا تمام مسلم MLAs کو کہ آپ لوگ اپنی نجی میں پاردرشتا لے آئیے. آپ کو 6 کروڑ روپے سال میں آپ کے علاقے کے ڈیولپمنٹ کے لیے دیے جاتے ہیں. اس روپیے کو آپ شو کریے کہ ہم فلاں سڑک پر اتنا روپیہ اتنے میٹیریل سے بنوا رہے ہیں. آپ بتائیے تو کہ میں مسلمان ہوں تو اس لیے ہوں. لیکن اگر آپ بھی اسی کیٹیگری میں کھڑے ہیں جس میں 40% اور 30% اور 35% کمیشن کھانے والے بیٹھے ہیں تو پھر آپ میں ان میں فرق کیا؟ پھر آپ کاہے کے لیے کہتے ہو کہ میں مسلمانوں کا نمائندہ اور اسلام کا نمائندہ ہوں؟ اس ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی. آپ مسلمان بن کر اس ملک میں رہو، اپنے عمل سے اسلام کی دعوت پیش کرو تو یقین جانیے اس ملک میں جو حالات ہیں یہ بھی تبدیل ہوں گے اور ہندوستان بھی ترقی کرے گا اور ہندوستان میں بسنے والی تمام قومیں ترقی کریں گی. میں ماسٹر صاحب کو نیک خواہشات کے ساتھ کہ اب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی ملی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے اب پھر سے اس شہر کانپور میں بہتر کردار کے لوگوں کو سلیکٹ کر کے ایک پاور گروپ بنانے کی ضرورت ہے. جو ہندوستان کے اندر جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں ہم ضلع انتظامیہ تک کے اپنی بات سلیقے سے پہنچا کر کے اپنی ملت کی اگر نمائندگی کرنے میں قاصر ہیں تو اس کا بھی ہمیں آخرت میں جواب دینا ہوگا. میں اس شعر کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں. جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، باقی مقدر آپ کا ہے. اس کے قتل پر میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پر تم بھی چپ ہو، اگلا نمبر آپ کا ہے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ. سر ایک میں ان لوگوں سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو. میں آپ لوگ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں لیکن تالیوں میں بہت کنجوسی ہے. کوئی تالی نہیں بجا رہا ہے. مجھے سب سے زیادہ دکھ ہے، آپ اس چیز کو دیکھیے، جو یہ بچے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، جو اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، سب تالیوں کے بھوکے ہوتے ہیں. تو کوشش کریے کہ کوئی بھی بات کہیں، کوئی اچھی بات لگے تو تالی بجا کے اس کا غصہ بڑھائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کچھ غلط کہا ہو تو معافی چاہوں گا آپ لوگوں سے. شکریہ. وہی مجھے لگا، مجھے وہی لگا. نہیں، تالی بجانا تعریف ٹھیک ہے، غور سے سن لیں اور مسکرا دیں، یہ بڑی بات ہے. دیکھیں حاجی سلیم صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور بڑے پیارے شعر سے آغاز فرمایا کہ نہ بچا بچا کے تو رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. واہ 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 واہ. یہ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے. اسی میں انہوں نے بڑا پیارا شعر کہا کہ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں،
نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ حضرات گرامی، ماسٹر محمد شاہد برکاتی اس شخصیت کا نام ہے جس نے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے بھائیوں کی اور ملت کی، اپنے ملک کی خدمت انجام دی ہے، اور ایک مدت مدید تک شکشا وبھاگ میں رہ کر تعلیم و تعلم کو اپنے کردار سے اور عظمت بخشی ہے۔ آج ان کے سبکدوش ہونے کے موقع پر ہم آپ سب ان کو اعزازیہ، استقبالیہ اور الوداعیہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ریٹائر تھوڑے ہو رہے ہیں، یہ تو اب اپنے آپ کو نئے سرے سے قوم و ملت کی خدمت کے لیے تیار کر رہے ہیں جی، اور انشاءاللہ یہی ہوگا۔ آپ دیکھیے گا کہ جس اسکول میں ضرورت پڑے گی، جس محفل میں ضرورت پڑے گی، جہاں ان کی حاجت ہوگی، وہاں پہنچ کے انشاءاللہ یہ اپنی خدمات سے لوگوں کو مستفیض کریں گے۔ تو آئیے اب چند منٹ کے لیے بس ہم مفتی محمد حنیف برکاتی صاحب، جو ہمارے شہر کے مفتی ہیں اور بہت ہی معزز ترین شخصیت ہیں، ان سے گزارش کریں کہ وہ چند منٹ میں ماسٹر محمد شاہد صاحب کے تعلق سے کچھ ارشاد فرمائیں، اور اس کے بعد ہم آپ ایک ساتھ دعا کریں، اور پھر دوا کا بھی انتظام ہے۔ السلام علی من اتبع الہدی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا۔ حاضرین، ابھی آپ نے اپنے شہر کی ایک بڑی ادبی اور مذہبی اور سماجی شخصیت سے اس پروگرام کے منعقد کیے جانے کی غرض و غایت سماعت کی، اور حضرت نے بتایا کہ آج کی یہ محفل میرے بڑے بھائی اور میری بہت سارے معاملات میں رہنمائی کرنے والی بڑی عظیم شخصیت برادر گرامی قدر جناب ماسٹر محمد شاہد برکاتی صاحب اپنی ملازمت سے شبکدوش ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں منعقد ہے۔ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ یہ درس و تدریس کے معاملات سے سرکاری طور پر بری الذمہ ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک دوسرے محاذ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ اسلام میں تعلیم اور تعلیم دینے والوں کی بڑی اہمیت اور حیثیت ہے۔ حضرت نے فرمایا مختصر تو میں عرض کروں کہ تعلیم دینے والوں کی عظمت اور حیثیت یہ ہے کہ ایک بادشاہ ہوا کرتے تھے خلیفہ ہارون رشید۔ انہوں نے اپنے بچے، ایک کا نام، دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا آمین اور ایک کا نام تھا مامون۔ تو اپنے بیٹے مامون کو غالباً انہوں نے، ایک بہت بڑے محدث تھے، جو لوگ حدیث جانتے ہیں ان کو محدث کہتے ہیں، ان کے پاس پڑھنے بھیجا۔ ان کی خدمت میں تھے، وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ بادشاہ نے سوچا ایک دن کہ چلو ذرا دیکھیں تو کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے استاد کے پاس۔ ہمیں اور آپ کو اس کے اس کردار سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اسکولوں میں بچوں کا داخلہ کرا دینے کے بعد ہم کو بری ذمہ نہیں ہو جانا چاہیے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ اسکول میں جا رہا ہے یا نہیں، یا اس کے ٹیچر اس سے کتنے مطمئن ہیں، یا اس کا کردار ان کے ساتھ کیسا ہے۔ بادشاہ گیا تو وہ عصر کا وقت تھا اور ان کے استاد وضو کر رہے تھے۔
तो बादशाह का बेटा एक हाथ से लोटे से पानी डाल रहा था और उनके उस्ताद वजू कर रहे। इतने में हारून रशीद पहुंचे तो पीछे से जाने के बाद एक तमाचा मारा अपने बेटे और उन्होंने कहा कि अल्लाह ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, एक हाथ से पानी डालो और दूसरे हाथ से उस्ताद का पैर धुलो, तब भी तुम उस्ताद का हक नहीं अदा कर सकते। तो ये अहमियत है एक मुअल्लिम की, एक उस्ताद की, एक टीचर की समाज के अंदर। और मैं ये समझता हूँ कि समाज में सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियत जो है मेरे नज़दीक वो एक मुअल्लिम है, एक उस्ताद है और एक टीचर ही है, इसलिए कि वही अपनी खिदमतों से पत्थरों को तराश कर हीरे पैदा करता है। आदमी सादा लौ होता है, ये उस्ताद की मेहनत होती है कि उसकी सलाहियतों को वो पहचानता है और पहचानने के बाद जो जिस फन का माहिर होता है उस तरफ उसकी रहनुमाई करता है। अल्लाह ताला ने इस मामले में हमारे बड़े भाई जनाब मास्टर मोहम्मद शाहिद बरकाती साहब, अल्लाह इन्हें लंबी उम्र दे, ये वाफिर मिक़दार में इस नेमत से इन्हें नवाजा। और अर्ज़ करूँ मैं तो मुझ जैसे तालिब इल्म को जो रहनुमाइयाँ इन्होंने की हैं, जैसे मैं हज़रत ने फरमाया कि थोड़ी बहुत तकरीर करता हूँ मजहबी जलसों में, तो मजहबी जलसों का एक अपना एक पैटर्न है, बस उसी चंद उन्वानात पर, चंद अनामीन पर उनकी गुफ्तगू घूमती रहती है। मैं भी एक मौलवी, मेरी भी फ़िक्र वही, लेकिन मास्टर मोहम्मद शाहिद बरकाती साहब की खिदमत में आने के बाद मुझे ये कहते हुए हरगिज़ झिझक नहीं महसूस हो रही है, बल्कि मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि इनके पास आने के बाद मुझे उस फ़िक्र से इन्होंने निकाला और एक नया ज़ाविया, एक नई फ़िक्र दी जिस पर हमने मेहनत की और कौम को खिताब किया, तो आज उसका खातिर खा फ़ायदा कौम को मिल रहा है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे बड़े भाई मास्टर मोहम्मद शाहिद बरकाती साहब की ये जो चंद साला खिदमात रही हैं, इन खिदमात को कबूलियत का शरफ़ अता फ़रमाए, इन्हें उम्र दराज अता फ़रमाए और इनकी जो नई जिम्मेदारी जिसके लिए इन्होंने अपने आप को तैयार कर रखा है, अल्लाह ताला उसमें इन्हें कामयाबी अता फ़रमाए। हमारी मुबारकबादियाँ इनके साथ हैं, हमारी दुआएं इनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हज़रात, आपने देखा मुफ्ती साहब ने कितना खूबसूरत खिताब, बहुत मुख्तसर तौर पर, मुख्तसर मगर जामे इसी को कहते हैं, दरिया को कूज़े के अंदर भर देना। ये सलाहियत कुदरत हर एक को नहीं देती। हज़रात, आप देखते हैं किसी की अच्छाइयाँ और किसी की बुराइयाँ मालूम करनी हो तो उनके दोस्तों से मालूम कर लीजिए, और दोस्तों के साथ साथ वो लोग जो एक साथ काम करने वाले होते हैं उनसे और अच्छे तरीके पर पता चल सकता है कि आपके साथ फलां साहब ने इतने दिन तक काम किया, बताइए उनके अखलाक व किरदार और उनके शिआर के बारे में आप क्या कहते हैं। तो वो आदमी अगर तारीफ़ करे, तौसीफ़ बयान करे, तहसीन बयान करे, तो ये समझ लीजिए कि वाकई वो आदमी बहुत अच्छा है। आज इस बात की गम्माज़ी ये प्रोग्राम कर रहा है कि फरीदा उस्मानी जो एक शिक्षा मित्र हैं हुमायूं बाग स्कूल की, उन्होंने मास्टर मोहम्मद शाहिद बरकाती साहब के लिए इतना खूबसूरत प्रोग्राम मुनक़िद करके बताना ये चाहा है कि इन्होंने अपनी सरपरस्ती के फूलों से जब तक रहे यहाँ और जब तक रहेंगे हमें सबको महकाते रहे, हमें खुशबुएं देते रहे और अपने तजर्बात से इल्म के फ़रोग़ के लिए काम करने का जज्बा हमें अता करते रहे। काबिल सद मुबारकबाद हैं फरीदा उस्मानी और इनके तमाम रफ़क़ाए कार। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इन्हें मज़ीद तरक्कियाँ अता करे। और ज़रा दिल की गहराइयों से दुआ कर लीजिए कि अल्लाह
ان शिक्षा मित्रों पर इतना करम फरमाए कि ये फिर से टीचर हो जाए, ये फिर से टीचर हो जाए। और आप यकीन जानिए जब जी और जब इस तरीके से ये मेहनत करती हैं, स्कूल जाती हैं, हमारी आपकी तरह पढ़ाती हैं, हमसे आपसे किसी हाल में कम नहीं है। और जब देखा जाता है कि एजाज़िया के तौर पर इन्हें क्या मिलता है तो बहुत अफसोस होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें बरकत दे। पहले तो बरकत की दुआ कीजिए, अल्लाह बरकत दे। तो इन्हें जो मिलता है वो हम लोगों को जो मिलता है उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती अगर बरकत हो। आप यकीन जानिए जिसे 5,000 रुपये मिलते हैं अल्लाह बरकत दे दे तो 5 लाख की उन 5,000 के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं है। तो अल्लाह इन्हें बरकतों से माला माल फरमाए। अब आइए चंद लम्हों के लिए 2-4 मिनट के लिए कमाल बरकाती से लम्हों से गुजारिश कर लें, वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार करें। देखिए ये शाहिद भाई के बारे में क्या क्या बताते हैं, आप बहुत गौर से समाप्त कीजिए। इनका भी बड़ा पुराना साथ है, ये भी बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़े खुलूस के साथ मिलते हैं। तो आइए अब ये अपने इखलास के मोतियों से और अपने इखलास के फूलों से हमारी इस महफिल को जगमगाने जा रहे हैं। आप मुलाहिज़ा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तमाम तारीफ़ें और हम्द अल्लाह और उसके बाद उसके रसूल और उसकी अहले बैत की है। और बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी बहन को फरीदा उस्मानी ने बहुत मेहनत की। ये प्रोग्राम में किसी का कोई हाथ नहीं, सारा प्रोग्राम पूरी तरह से उसी का है। और ये कर्ब एक बाप से बिछड़ने का जो लड़कियां महसूस करती हैं आज फरीदा वो करे। मास्टर साहब नहीं विदा हो रहे हैं, आज फरीदा विदा हो रही है। फरीदा को यह एहसास है कि हम जब अपने बाप का घर छोड़ के कहीं जा रहे हैं, वो एहसास आज फरीदा के पास है। फरीदा या स्कूल ने जैसे हुमायूं बाग है, हुमायूं बाग स्कूल यतीमी का कर्ब महसूस कर रहा है। उसके पहले वो मर्ज हो गया, तमाम वो है, लेकिन उस स्कूल का स्टाफ, उसके लोग जो महसूस करते हैं, जो एहसास करते हैं, जिसको अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। आज फरीदा के दिल से या मैडम के दिल से जो हूक और आह निकल रही होगी ना, उसका बयान कुछ नहीं है। आज मास्टर साहब वाकई नहीं विदा हो रहे हैं, आज स्टाफ विदा हो रहा है। और हम सब की अपनी दुआ है कि मास्टर साहब मुस्तकबिल में सेहत के साथ बहुत तरक्की करें। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम का एक बहुत छोटा सा कौल है कि कुफ्र का निज़ाम कबूल है लेकिन जुल्म का नहीं। और मास्टर साहब मौलाए कायनात के इस कौल के सबसे बड़े पैरोकार हैं। जब भी कहीं जुल्म, हक तलफी या छोटी सी भी बात की ऐसी बात जो है ना उनका ज़बान मानेगा, ना उनका कैरेक्टर मानेगा, ना उनका एटीट्यूड मानेगा, वो वहीं टोकेंगे। इसके लिए कोई भी हो, कैसा भी हो। और जिस दिन मास्टर साहब ने ये शिनाख्त छोड़ दिया, हम लोग मास्टर साहब को छोड़ देंगे। मास्टर साहब की ये बात, ये जो अहद है, ये बेबाकी है, ये मास्टर साहब की शिनाख्त है। और मास्टर साहब की शिनाख्त के साथ हम लोग मोहब्बत करते हैं। मास्टर साहब कोई चौधरी का चांद थोड़ी ना कि उनसे मोहब्बत करते। उनका अखलाक, कैरेक्टर, एक अखलाक होता है कि चापलूसी भरी हुई बातें, आप हमसे मिल रहे हैं तो शहद का पूरा जार उड़ेल दिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत सख्त, जो है ना कि वो गुडसेप सीवी काम करती है ना, सिफ्टक्सम वो काम करती है। ये दवा कड़वी बहुत है लेकिन काम आपके लिए वैसे ही करती है जो करना चाहिए। इसलिए माट साहब की जो शिनाख्त है, मैं माट साहब को आज से नहीं बहुत ज़माने से जानता हूँ, दूर से भी जानता था, लेकिन जब नज़दीक से मैंने जाना, मैं अपने अल्फाजों को बयान करने के काबिल नहीं हूँ। अगर किसी की अच्छाइयों को छोटे अल्फाजों में हमने पिरो दिया तो ये उसकी हक तलफी होगी। माट साहब अल्फाजों से ऊपर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, अभी बेसिक एजुकेशन में आप लोग हैं,
मास्टर साहब और फिर आफ्ताब साहब, ये दो जोन के जाने के बाद आप उर्दू पेपर बनाने की बात तो छोड़ दीजिए, तसव्वुर नहीं कर सकते आप सहायक अध्यापक रह जाएंगे, उर्दू टीचर नहीं रह जाएंगे। छोटी छोटी सी बातों को ये दो लोग जिस तरह से इंडिकेट करते हैं, जिस तरह से पिंच करते हैं, बिना मुफाद के, बिना नाम लिए, बिना वो करे, बैक डोर से जो काम कर देते बहुत से हैं, लंबी हो जाएगी इसलिए नहीं, लेकिन इन लोगों को मुबारकबाद है। सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह इनको सेहत दे, जिस काम के लिए ये खड़े हैं इस काम को करें, इनकी जो कलम है सच्चाई के साथ बोलती रहे, अहले बैत के वफादार रहे, जिस दिन गुरुस्ताख हो जाए इनसे हमारा अल्लाह करे ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए, हमेशा ये वफादार रहे, हम इनके वफादार रहें। तो हम सब इनके लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह इनको सेहत, उम्र और तरक्की दे, हमेशा यही एटीट्यूड, यही जज्बा, यही कैरेक्टर, यही सब कुछ रहे, और हमेशा हम लोग जिस दामन को पकड़े गुलाम हैं, शेख तरीक़त ऐसे हैं, हमारे ससुर हैं, इनको हाजिर नाजिर जान के हम अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में दुआ करते हैं कि हम लोग सच्चाई की तरफ हमेशा सरजद और गामरान रहे, अपने भाइयों से मोहब्बत करें। और मास्टर शाहिद साहब को बहुत मुबारकबाद, जो उन्होंने 62 साल की उम्र में जो तमाम उतार चढ़ाव के साथ अपनी नौकरी को किया, हम आप भी सब वैसे ही करें। और मैं एक छोटा सा जुमला कहता हूँ, मैं मौलाए कायनात का खून हूँ, बरोज़ क़यामत अगर मुझसे कुछ लोगों के लिए सिफारिश का अल्लाह ने जरिया बनाया तो ये दो लोग ज़रूर होंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला वादा करता हूँ, और इसके साथ मुबारकबाद है, अल्लाह आपको अपनी पनाह में रखे, अहले बैत की पनाह में रखे। अस्सलाम वालेकुम। हज़रात, आपने देखा कमाल बरकाती साहब ने अपने ख़यालात का इजहार किया, अपनी अक़ीदतों का इजहार किया, अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। आप ये तो जानते हैं कि हम जिन्हें एजाज़िया पेश कर रहे हैं, इस्तक़बालिया पेश कर रहे हैं, वो एक अच्छे टीचर, एक अच्छे उस्ताद, एक अच्छे मुअल्लिम ही नहीं, बल्कि बहुत ही खूबसूरत ख़तीब भी हैं, मुफक्किर भी हैं, मुदब्बिर भी हैं, मुहक्किक भी हैं। आइए हम क्यों ना चंद मिनट की ज़हमत दें कि वो अपने ख़यालात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। मास्टर मोहम्मद शाहिद बरकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सैयद मोहम्मद अमीन काज़मी साहब, मुफ्ती हनीफ साहब, मौलाना कासिम हिबी साहब, रईक भाई, हाजी सलीस साहब और सामीन, आज की ये तकरीब मेरे सुबुकदोशी से ख़त्म हो रही है। मैंने अपनी नौकरी का आगाज़ 17 जनवरी सन 2000 को किया। 17 जनवरी 2000 से मेरी नौकरी का आगाज़ होता है। इसके बाद 2001 में, नवंबर 2001 में मेरा कानपुर ट्रांसफ़र हुआ। साल 2 साल के बाद मेरी मुलाकात आफ्ताब भाई से हुई। हमने और आफ्ताब भाई ने मिल के इत्तेहाद के साथ, जितनी मजबूती के साथ अपने उर्दू टीचर्स की नुमाइंदगी की, वो किसी ने नहीं किया। आफ्ताब भाई काम कराने की सलाहियत रखते हैं, और हमारे और आफ्ताब भाई की जोड़ी ने मुसलमानों को एक वक़ार, एक इज़्ज़त बख्शी थी उस ज़माने में, और उर्दू यूनियन एक बहुत मजबूत शक्ल में आ गई। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबी है, लेकिन एक नाकामयाबी ये रही कि बीच में मेरे आफ्ताब भाई से किसी और वजह से इख्तिलाफ हुए। उसके बाद उर्दू यूनियन टूट सी रह गई, और इस बात का मुझे अफसोस रहा। अफसोस ये रहा कि जिन लोगों के बाद हमने, जिनके कांधों पर उर्दू यूनियन की जिम्मेदारी सौंपी,
उन्होंने ना तो हमारी कद्र की ना आफ्ताब भाई की कद्र की। कि किस तरीके से हम उर्दू टीचर्स के लिए, उर्दू कास्ट के लिए, उर्दू ज़बान के लिए, उर्दू किताब के लिए किस तरीके से BSA से लड़ जाया करते थे। हमारे किसी भी मुस्लिम असातिज़ा का कोई मसला हुआ तो हम आफ्ताब भाई मिलकर लड़ते थे और कामयाबी और वक़ार के साथ लड़ते थे। किसी की हिम्मत और जुर्रत नहीं होती थी कि हमारी बात को कोई काट देता था। हम आफ्ताब भाई ने रमज़ान शरीफ की 2 घंटे की छुट्टी कराई और जैसे ही हम आफ्ताब भाई कमज़ोर पड़े वो छुट्टी ख़त्म हो गई और शहर में उसके बाद कोई रमज़ान शरीफ की 2 घंटे की छुट्टी नहीं करा पाया। जुमे की छुट्टी कराई हमने आफ्ताब भाई ने मिलके। इसके बाद कोई, जब हम आफ्ताब भाई बेसिक शिक्षा उर्दू से की तस्वीर से अलग किए गए, उसके बाद फिर किसी भी लीडर की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो जुमे की छुट्टी करा सके। आज आप जिस अंदाज से परेशान रहते हैं उसकी वजह ये है कि हमने अपनी लीडरशिप को कमज़ोर किया और हमने जिनके कांधों पे ये जिम्मेदारी सौंपी थी उन्होंने उसकी जिम्मेदारी को ये वक्त, क्योंकि मेरी सुबुकदोशी का है और ये मैं कह के जाना चाहता हूँ कि आफ्ताब भाई और मेरे बाद हमने जिन लोगों को उर्दू यूनियन की जिम्मेदारी दी उन्होंने शायद इसको खाने और कमाने का अंदाज पैदा कर दिया और इसका आलम यह हुआ कि आज हमारी कोई नुमाइंदगी करने वाला मौजूद नहीं है। उर्दू का पेपर कोई, आज संस्कृत का पेपर दिया जा रहा है लेकिन उर्दू का पेपर नहीं दिया जा रहा। जब हम आफ्ताब भाई थे तो हम लोग कोशिश करते थे, लड़ते थे। आफ्ताब भाई तो डाइट से इजाज़त दिलवा देते थे। हजरत बैठे हैं, हजरत और मैं पेपर बनाता था और पूरे कानपुर में वो पेपर बंटता था। लेकिन आज क्या आलम है? आज आप लोग सब बताइए, सब उर्दू टीचर हैं, आज उर्दू का पेपर था, क्या उर्दू का पेपर आया? बोलिए, नहीं आया ना। अब आप सोचिए और सुनिए हजरत, ये जो 12 बजे आया है वो भी आपके भाई की देन है। जब हमने कल इस बात को उठाया और आज फिर मैंने ग्रुप में डाला कि इतनी अहम इम्तिहान है और पेपर नहीं छपे, तो हाथ से बन के पेपर 12 बजे खंड शिक्षा अधिकारी प्रेमनगर ने भेजा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक अपने हुकूक के लिए ईमानदारी के साथ खड़े नहीं रहोगे, ईमानदारी के साथ लड़ोगे नहीं, जब तक तुम्हारी लड़ाई में कोई बरकत नहीं हो सकती है। जब तक अपने बड़ों का एहतराम नहीं करोगे। हमने अपने बड़ों का एहतराम किया। सलील भाई मेरे क्लास फेलो हैं लेकिन मैं इनको उस्ताद कहता हूँ क्योंकि ये मुझे सियासत में लाए हैं। मैं हमेशा हज़ारों की भीड़ में बैठा रहा हूँ और सलील भाई अगर आ जाते हैं तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। काफ़ी लोग एतराज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब हम अपने बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे तो छोटे मेरी इज्जत कैसे करें? सही बात। तो अभी भी वक्त है, अभी आफ्ताब भाई हैं, इनसे फ़ायदा उठा लीजिए आप लोग। और एक बार फिर आप सब अपने अपने इख्तिलाफ़ात भूल जाइए। अगर आपने अपने इख्तिलाफ़ नहीं भूले तो नाकामयाबी के समंदर में गर्क हो जाओगे और बेसिक शिक्षा में कोई तुम्हारी नुमाइंदगी करने वाला नहीं होगा। कोई भी तुम्हारी नुमाइंदगी करने वाला नहीं है। इसलिए अभी भी वक्त है, अभी भी कर सकते हो उस काम को जो कि हमने और आफ्ताब भाई ने करके तुम्हें दिखाया है। ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ हज़रत, लेकिन आपको तंबीहन ये बता रहा हूँ कि आप में चला गया 4-5 साल के बाद आफ्ताब भाई चले जाएंगे। फिर कौन होगा जो तुम्हारी नुमाइंदगी करेगा? कौन तुम्हें बताने वाला होगा? कुछ हमसे सीख लो, कुछ आफ्ताब भाई से सीख लो और कुछ अपने में ईमानदारी कर लो। पैसा तो आनी जानी चीज़ है, पैसा कमाते तो आज आंसुओं से जो आपने मेरा इस्तेमाल किया वो ना किए होते हैं। पैसा बड़ी चीज़ नहीं होती है, किरदार बड़ी चीज़ होती है, किरदार की बुलंदी बड़ी चीज़ होती है। आज आप साहब भाई हमसे छोटे हैं लेकिन बहुत से मामले में हमसे कहीं ज़्यादा अजीम आदमी है, बहुत ज़्यादा। काफ़ी लोगों को उन्होंने बनाया है, संवारा है।
لیکن وہ جتنے لوگ بنائے گئے سنوارے گئے تو شاید وہ اپنی ذات تک محدود ہو کر رہ گئے. اور جب تک کہ اجتماعیت کے لیے لڑو گے نہیں، جب تک کہ تمہاری ذات کی شناخت نہیں بن سکتی ہے. اجتماعیت کے لڑو گے ذات اپنے آپ بن جائے گی، اور اپنے لیے لڑو گے تو ذات بھی نہیں بن پائے گی. اس لیے ابھی بھی وقت ہے. یہی میرا آخری پیغام ہے. بحیثیت بیسک شکشا وبھاگ کے ٹیچر کی حیثیت سے یہ آج میری ایک بات ہو رہی تھی، آفتاب بھائی سے شاید بات ہو رہی تھی کہ وہ ہمارا کھنڈ شکشا ادھیکاری ہمارا پینشن اس کی فائل نہیں بنا رہا ہے. تو ہم نے کہا وہ غلط فہمی میں ہے. 31 تاریخ کے بعد تو ہم اتنا مضبوط ہو جائیں گے کہ ہم ان کی نوکری لے لیں گے 3 دن کے اندر. کیونکہ ابھی تو ہم بہت محدود دائرے میں سوچنے والے آدمی ہیں. اور ابھی سلید بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ شاہد اب تم ریٹائرڈ ہو رہے ہو، اب کانپور میں ایک پاور پریشر گروپ بنانا اس کانپور کے اندر، اور جو ملت کے نام پہ بدماشیاں ہو رہی ہیں، جو ملت کے نام پہ لوٹ گھسوٹ ہو رہی ہے، اور وہ لوگ جو لوگ ملت کے نام پہ سیاست کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں اور ملت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو چاہے تعلیمی ادارے میں ہو، چاہے مدارس میں ہو، چاہے سرکاری محکمے میں ہو، ہم 31 تاریخ کے بعد نئے شاہد کے روپ میں آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ. کمزوری کچھ نہیں ہے، آپ یقین کیجئے کہیں کوئی کمزوری کا احساس نہیں ہے. اب ہم اور مضبوط ہونے جا رہے ہیں. ابھی تو سرکاری قوانین کے اندر بندھے ہوئے تھے، ایک دائرے کے اندر تھے. اب ہم نامحدود دائرے میں ہو گئے. اب ہمارے کام کرنے کا انداز دوسرا ہوگا. اور اب کبھی بھی نوکری سے رازق اللہ کو سمجھا، کبھی کسی افسر سے محروم نہیں ہوا ہوں. میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ لیکن مقصد کیا ہے؟ 7 بجے کا اسکول ہے تو 6:55 پہ اسکول پہنچو. 12 بجے کا اسکول ختم ہے تو 12:15 بجے اسکول سے نکلو. اور ایک بات میں اپنے شکشا متروں کو، اور یہ سیما بیٹھی ہوئی ہے، یہ بھی میری چھوٹی بہن ہے، ہم ہمیشہ ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور آپ کو سمجھا کے جا رہے ہیں کہ کاغذ پہ ہمیشہ ایماندار رہنا. جب کوئی افسر آتا ہے تو کاغذ پہلے دیکھتا ہے، چہرہ بعد میں دیکھتا ہے. اگر کاغذ پہ ایماندار نہیں ہو تو چاہے جتنا ایماندار ہو وہ افسر تم کو رگڑ کے رکھ دے گا. اس لیے جیسے ہی آؤ پہلے اٹینڈنس شیٹ پہ دستخط کرو. اگر ٹوائلٹ بھی کرنے جا رہے ہو اسکول سے باہر تو پتر ویوہار میں لکھ کے جاؤ کہ ہم اس کام سے جا رہے ہیں. اگر آپ نے پتر ویوہار اور اپستھت رجسٹر اور بچوں کے موومنٹ پر نگاہ رکھی تو آپ کو کوئی بھی آدمی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایمانداری سے پڑھائیے. یاد رکھیے کہ جہاں ہم لوگ پڑھا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر دے رہے ہیں، وہ بہت غریب طبقہ ہے جس کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے جس کے پیٹ میں. وہ گارجین آپ کے پاس اپنے بچے کو بھیجتے ہیں، اس کے پاس لیٹنے کا بستر نہیں ہے، سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے، علاج کے لیے کوئی اس کا انتظام نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بچے اور بچی کو تمہارے پاس بھیجتا ہے. وہ اس لیے بھیجتا ہے، ایک خواب دیکھتا ہے. خواب یہ دیکھتا ہے کہ آج ہم جھوپڑی میں رہ رہے ہیں، میرا بچہ جب پڑھ لکھ جائے گا تو ہمیں جھوپڑی سے ایک اچھے مکان میں چلے جائیں گے. آج ہم ٹھیلا لگا رہے ہیں، لیکن اگر میرا بچہ پڑھ لکھ کے چلا گیا تو میرا بچہ نوکری کرے گا تو ہم آرام اٹھائیں گے. تو اس نے خواب دیکھا ہے، اور خواب کی تعبیر کون ہے؟ تم لوگ ہو، آپ لوگ ہیں. خواب کی تعبیر کو سچا کون کرے گا؟ آپ کی ایمانداری سچا کرے گی. اگر آپ نے ان بچوں کے ساتھ بے ایمانی کی، وقت سے نہیں پڑھایا، تو یاد رکھو کہ آخرت تک